सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पिछली तमाम हुकूमतें करप्ट। अगर ऐसा मान भी लिया जाए तो हुकूमतों का किरदार महज साबका करप्ट हुकूमतों को तबर्रा करना होता है। जो पिछले 10 साल इन्होंने मिसाके जमहूरियत के तहत लगाए, लूट मार का आल और अरफा मीना बाजार सजाए रखा, तो जनाब हम तस्करा भी ना करें। हुकूमत पंजाब का चिन्यूट में स्टील मिल लगाने पर गौर। स्टील मिल की बहाली के दावे और उसके बाद उसी के मुबारक हाथों से इस स्टील मिल की तदफीन का बाज़ाब्ता तौर पर फरीजा जो है वो पूरा हुआ, तो फिर तदफीन के लिए जगह कौन से कब्रिस्तान में एडवांस में बुक कर ली जाए। ये जो अगर हम नहीं लगा रहे हैं, ये एक नया सेटअप होगा। उस नए सेटअप के अंदर वो पीपल्स पार्टी के दौर की या पुराने दौर की कोई सियासी भर्तियां नहीं होगी। आपको इक़्तिदार में आए 2 साल हो गए, आप टीवी पे बैठ के उसका नाम तो लेते हैं, लेकिन उसको अगेन इंटरपोल आ गई बीच में। इंटरपोल को जहमत देने के लिए आप तैयार नहीं है। आपकी बात ठीक है, मैंने तो पहले भी कहा कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है, उसके अंदर फ्लॉज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग ईद स्पेशल। आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब नन अदर देन फैयाज़ुल हसन चौहान साहब। फैयाज़ुल हसन चौहान साहब, सर प्रोग्राम में खुशामदीद, ईद की मुबारकबाद। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सर बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब क्या कुर्बान कर दिया? खैर से अगर बताना चाहें तो। आपको पता ही है, एक तो कुर्बानी की एक्सर्शन एंजाइटी होती है, थकावट होती है, उसके अलावा फिर बीइंग अ पॉलिटिशियन आपको पता है अच्छा खासा रश होता है, जानने वालों का, अजीज़ों का, वोटर्स का, सपोर्टर्स का, तो बस वो मिल मिला के और कुर्बानी करके तो थकावट ही आपको नज़र आएगी। हशाश पिशाश तो नहीं आपको मिलेगी इसमें। राइट सर, सबसे पहले तो सर आपका बेहद मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद भी इस खुसूसी शो के लिए हमें वक्त दिया। सर ये पूछना चाह रहा था कि अल्लाह का शुक्र है खैर से ईद तो आ गई। वो जो अंदेशे वाह में थे कोरोना के हवाले से, अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी जान छूटी। स्मार्ट लॉकडाउन की अफादियत के हवाले से भी बड़ी बातें सुनाई दे रही हैं, अल्लाह का शुक्र है उसने भी शायद पे ऑफ किया है। तो मिल मिलाकर के उमूमी तौर पे सूरत हाल अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तानियों के लिए, हम सब के लिए, मेरे और आपके लिए काबिल कबूल बल्कि ख़ासी खुशगवार रही है। आपने देखा कि अल्लाह पाक के करम से पिछले तकरीबन कोई 1.5 माह के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की वो जो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी थी, पॉलिसी थी, सोच था, नज़रिया था, जिसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ मुखालफीन की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, मीडिया की तरफ से, लेकिन अल्लाह पाक के करम से आखिरकार जीत जो है वो इसी सोच की और इसी आइडियालॉजी की हुई कि स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए से जहाँ पे कोरोना वायरस के ऊपर हमने काबू भी पाया, जो तकरीबन अब ख़ात्मे की तरफ है, और अल्लाह पाक खैरियत से रखे, इस ईद के अंदर कोई बेहतियातियाँ हम ना करें, तो मैं ये समझता हूँ कि अगले इस महीने के एंड तक इंशाल्लाह जो है वो हम तकरीबन इससे छुटकारा पा लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस मौके पे हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करें कि जिन्होंने 7 करोड़ की वो आबादी के जो लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, डेली वेजर, डेली अर्नर्स थे, उनको बचाने के लिए, उनके घर का चूल्हा बचाने के लिए, रियासत की और माशरे की जनाब इकॉनमी को बचाने के लिए, मईशत को बचाने के लिए जो स्ट्रेटजी रखी वो बिल आखिर कामयाब और कामरान हुई। तो आज इस ईद के मौके पे हमें सबसे पहले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को, सब पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहिए। राइट सर, इमरान खान साहब को खराज अक़ीदत पेश कर लेने के बाद सर अब वक्त हो चला है कि आपसे कुछ थोड़ा सा, चूँकि माशाल्लाह आप खैर से एक बागोबार सियासी शख्सियत हैं, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं मुख्तलिफ़ उमूर की जानिब आपकी तवज्जो मबज़ूल कराने का ख्वाहिशमंद हूँ। सर ये पंजाब में, बल्कि पंजाब में क्या PTI में ही कुछ अपनी ही विकटों को हासिल करने का जुनून सा देखा गया गुज़िश्ता दिनों। किसी की ऑडियो लीक हो रही थी, किसी की 1-2 की तो विकेट भी चली गई। यानी एक मेरे सामने ख़बर मौजूद है, उज़्मा कारदार साहिबा जो हैं असम्बली रुकनीत से ही मुस्ताफ़ी होने का हुक्म दिया गया है।
PTI क़यादत से इन्होंने माफ़ी मांगने की कोशिश भी की, लेकिन ये कोशिशें बेसूद साबित हुई। वो जो ऑडियो लीक हुई थी उसके बारे में भी, अच्छा, इस हवाले से आपका नाम भी काफ़ी गर्दिश करता रहा, ख़ुद उज़्मा कारदार साहिबा ने आपका नाम काफ़ी जगह उछाला। एक तो इस हवाले से ज़रा कुछ बताइएगा। दूसरा, वो जो एक KPK में ऑडियो लीक हुई थी, वो कुछ मुबैना कमीशन का मामला था जिस पर वो जो आपके वज़ीर थे उनकी विकेट ले ली गई। सर, ये ऑडियो खेलने का जो रुझान हुक्मरान जमात में आया है, ये इसके बारे में अगर कुछ लबकुशाई फरमाया। अच्छा नूरुल आरफीन भाई, कितनी दिलचस्प बात है कि आपको कम अज़ कम पिछली हुकूमतों में ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आएगी, एहतसाब के हवाले से, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, चेक एंड बैलेंस के हवाले से, पूछ पड़तीत के हवाले से, कि जनाब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपको ऐसी एग्जांपल नहीं मिलेगी पिछले कम अज़ कम जना वो जो आपकी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौरे हुकूमत होते थे। ये ट्रेडिशन भी, ये रवायत भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में PTI ने ही इंट्रोड्यूस करवाई कि जब आप हुकूमत में हो तो आपका कोई अहदेदार, कोई MLA, MPA, कोई वज़ीर मशीर अगर कोई इस किस्म की कोई उससे गलती सरजद हो या गुनाह सरजद हो तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस और उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस पर भी मैं समझता हूँ दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। बाकी जो आपने दो चीज़ों का पूछा, मैं समझता हूँ इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उज़्मा कारदार साहिबा के हवाले से आपके सामने आ चुका है, वो डिसिप्लिन कमेटी में जो है वो केस चल रहा है, उसका जो भी कोई फ़ैसला होगा, फ़ाइनल फ़ैसला, वो उसके मुताबिक ही जो है वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। और दूसरा जो आपने KPK के हवाले से पूछा, वो भी जो है वो डिसिप्लिन कमेटी और वहाँ अलहदा से भी एक कमेटी बनी है, वो चेक एंड बैलेंस करेगी और उसके बाद जो है वो जो भी जनाब डिसीजन आएगा। लेकिन ये बात फिर दोबारा दोहरा दूँ कि ये रवायत इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अदवारे हुकूमतों में कि जब वो इक़्तिदार के जनाब तख्त पे बैठे होते हैं तो इस किस्म की जनाब वो हरकत और सपनात जो है वो किसी हुकूमत और किसी पार्टी के आपको नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है सर। सवाल आपसे कुछ भी पूछो, माशाल्लाह आप जावेद मियादाद की मानिंद हैं कि जो यॉर्कर को भी फुल टॉस बना करके और बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक देते हैं, इसमें तो आपको मलका हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सताइश है सर। लेकिन अब जो सवाल मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, इंशाअल्लाह ताला तयक्कुन की इंतहा पर हूँ कि इस सवाल को आप यॉर्कर की ही तरह ट्रीट कीजिएगा। जनाब मन खबर बता रही है कि हुकूमत पंजाब एहतसाब के लिए मुतहर्रिक हो गई और जहांगीर तरीन की शुगर मिल को गन्ना क्रशिंग की इजाफी मशीनरी हटाने की हिदायत कर दी गई, जिसके ज़रिए फैक्ट्री की क्रशिंग सलाहियत 4000 टन से बढ़कर 7000 टन हो चुकी है। सर, आपने इमरान खान साहब को जो नजराना अकीदत पेश किया, मैं और पूरी कौम इसमें आपके साथ है। पूछना यह था कि जहांगीर तरीन साहब आपकी आंखों के सामने से निकल करके एक फ़्लाइट बैठ करके और मुल्क से बाहर चले गए। वो इस वक्त अपने फार्म हाउस में है, इलाज मुआवजे की सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या वॉटेवर जो भी है, वो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। सर, अपोजिशन का इल्ज़ाम यह है कि जहांगीर तरीन या किसी भी एक शख्सियत को जिसका नाम किसी भी बहरान में, इंक्लूडिंग चीनी के बहरान के, अगर आ चुका हो, उसको माइनस करके फिर एहतसाबी अमल को तकमील करना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी मुर्दे की फातिहा उस वक्त की जाए कि जब उसकी तदफीन ही ना हुई हो। जनाब मन, जहांगीर तरीन का गुस्सा उनकी शुगर, उनकी गन्ना क्रशिंग पर निकालना, उनकी शुगर मिल पे निकालना, ये कुछ बात समझ में नहीं आई। ज़रा अगर थोड़ा सा रहनुमाई करें, फिर मैं भी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिल करके और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत वक्त को और मौजूदा हुक्मरानों को इंशाअल्लाह ताला उनकी मदद में एक कदम आगे आपसे बढ़ करके दिखाई दूँगा। अच्छा, इस पे भी मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उनकी क़यादत के अंदर उनके राइट हैंड कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10-11 साल अपनी जान, माल, पैसा, वक्त, हर चीज़ की कुर्बानी दी, कैंसर का मरीज़ होने के बावजूद उनके साथ धरनों में भी खड़े रहे। लेकिन अगर उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल माल फंक्शन या बैड प्रैक्टिसिंग हुई तो उसके ऊपर बिल्कुल बेलाग और बेबाक किस्म की अकाउंटेबिलिटी का आगाज़ कर दिया गया उन समेत, और उनके ख़िलाफ़ ओपनली ब्लंटली जनाब हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए। उनकी शुगर मिलों का प्रॉपर तरीके से चेक एंड बैलेंस हुआ, उनकी प्रोब किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया और फिर जनाब पूरा प्रोसेस जो है ना अकाउंटेबिलिटी का वो स्टार्ट कर दिया गया। और तमाम अदारे जिसमें नैब भी शामिल है, FBR भी शामिल है, FIA भी शामिल है, SCCP भी शामिल है,
इंटेलिजेंस ब्यूरो भी शामिल है, तमाम इन्वेस्टिगेटिव और एहतसाबी अदारों को जनाब उनके पीछे लगा दिया गया और मामला को स्टार्ट कर दिए गए। इसके ऊपर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ही और PTI की हुकूमत ही काबिल सद तहसीन है। और दूसरे जो आपने सवाल पूछा कि उनकी शुगर मिल के ख़िलाफ़ जनाब पंजाब हुकूमत ने एहतसाब शुरू कर दिया, ये भी मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की ही जनाब वो खराज तहसीन पेश करने का एक मैं समझता हूँ इजहार है, जो हम दोनों को मिल के बाजमात करना चाहिए कि पंजाब हुकूमत सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में वज़ीर आज़म साहब के पुराने साथी, अगर उनके हवाले से शिकायत है कि उनकी शुगर मिल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लीगल तरीके से लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज़ को परफॉर्म अदा किए बगैर वो क्रशिंग कर रही है या कोई एक्टिविटी कर रही है, तो उसके ऊपर पंजाब हुकूमत की इंतज़ामिया और मशीनरी और पुलिस और सारे अदारे वो एक्टिव होके उनका जो है वो एहतसाब करने के लिए मैदान अमल में आ गए हैं। इसके ऊपर भी जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करें। खराज अक़ीदत सर आपने फरमाया तो मतलब हो गई 100,000 शुक्र परवरदिगार आलम का कि एहतसाब का ये अमल शुरू हुआ माइनस जहांगीर तरीन साहब। सर पूछना ये था, ये बिल्कुल वैसा नहीं है, मतलब मैं आपसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जैसी बागोबार हस्ती कभी कभी लिफ्ट कराती है तो उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए, सर ये बिल्कुल वैसे ही नहीं है कि पहले अल्ताफ़ हुसैन को मुल्क से बाहर भेज दिया उसके बाद 9-0 पे खड़े होकर मुक्के मार रहे हैं। मतलब अल्ताफ़ हुसैन तो मतलब सानू की मोड पे लगा हुआ है, उसके घर के दीवार तोड़ करके 5 लाख पाउंड बरामद हो गए और यहाँ आपने 9-0 को मसमार करके वहाँ पे बच्चों को खेलने का मैदान भी बना दिया, तो किसको फ़र्क पड़ता है? उसने जो कमाना था वो कमा गया, उसके जो हवारी थे वो मुख्तलिफ दुकानें नाम बदल बदल करके अपना धंधा पानी चालू किए हुए, मतलब किसका क्या बिगड़ गया सर? अच्छा, इस पर भी नूरुल आरफीन साहब आप अपने जहन में रख लें कि कोई इतना भी मुश्किल चीज़ नहीं है कि अगर कानून ने फ़ैसला कर लिया, अदालतों ने फ़ैसला दे दिया, शुगर मिल एसोसिएशन ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से जो है वो शुगर कमीशन रिपोर्ट जो है उसको जनाब ठप दिया जाए, उसको डस्टबिन में डाल दिया जाए, उसके ऊपर कोई मज़ीद कार्रवाई ना हो, और जो लाइन ऑफ एक्शन शहजाद अकबर साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हदायत की रोशनी में इस पूरे इशू के ऊपर और शुगर स्कैंडल के ऊपर जो है वो दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 90 दिनों के अंदर तमाम अदारे अपना अपना काम स्टार्ट करेंगे और इसमें सॉलिड किस्म का एहतसाब का एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया, उसका स्टे लेने की कोशिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हर तरफ से वो नाकाम और नामुराद हुए। अब जब वो नाकाम और नामुराद हो गए और एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, 90 दिन के अंदर जब ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, FIA अपना काम करेगी, IB अपना काम करेगी, SCCP अपना करेगी, FBR अपना करेगी और आपका नैब और एहतसाब की अदालतें अपना करेंगी, उन काम के नतीजे में अगर जहांगीर तरीन साहब कल्प्रेट करार दे दिए जाते हैं और ये तय हो जाता है कि जनाब उनको पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, तो कौन सा मुश्किल है? जाना इंटरनेशनल कवानीन मौजूद है, उन्हें वहाँ से बुला लिया जाएगा, उन्हें उन कवानीन के ज़रिए से कि जो आपके सामने है पूरी दुनिया के अंदर वो चलते हैं। इस वक्त मेरे जहन के अंदर से वो एग्जैक्ट उनका नाम निकल गया। आप माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा ज़हीन है, मैं थका हुआ हूँ सुबह से कुर्बानी और लोगों से मुलाकात करके। वो क्या होता है इंटरनेशनल कानून, जाना किसके जरिए से जो वो बुलाया जाता है? के जरिए लाया जाता है। सर आप मुझे वहीं ले गए जहाँ मैं जाना चाह रहा था। रहनुमाई करते हैं आप सर। इंटरपोल वो बदकिस्मत इदारा है। जी 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 सर, आप मुझे वहीं ले गए। मकसद ये है कि जब अदालतें सर मकाम फिक्र फैसला दे, जी सर बिल्कुल ठीक है, मकाम फिक्र आ चुका है। जब अदालतें फैसला दे देंगी कि हाँ जी जहांगीर तरीन साहब हैं तो उनको बुला लेंगे, दुरुस्त है सर, इतना बड़ा वो मसला नहीं है। यकीन हुआ असल चीज है कार्रवाई। राइट, कार्रवाई जो है वो दुरुस्त सिमत के अंदर इम्पार्शियल होकर, न्यूट्रल होकर वो सबके खिलाफ हो रही है ना। राइट राइट राइट। सर ये मुझे बताइएगा, आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो मोहब्बत के गीत गाए जा रहे हैं वो देख करके अच्छा भी लगता है कि पाकिस्तानी सियासत में एक मरतबा फिर कम अज़ कम अपोजिशन की हद तक मियाना रवी सुलह जोई की सियासत जो है वो पनपने जा रही है। सर लेकिन किस हद तक ये जो इत्तेहाद है जिसकी बुनियाद बुग़्ज़ इमरान पे है ना कि अवामी मफादात पर, ये किस हद तक दायमी होगा, कितना अवाम को पे ऑफ कर पाएगा और इससे हुकूमत को, जिसको अब तक कम अज़ कम पाकिस्तानी अपोजिशन से रुपए में 4 आना टेंशन नहीं मिल सकी इस एक इन्वर्टेड कॉमाज में नेक अपोजिशन से, उसके लिए क्या मतलब हैसियत रखता है इन लोगों का इत्तेहाद? अच्छा, एक बात तो नूरुल आरफीन आप अपने जहन में बैठा लो, मैं पिछले कई दिनों से एक बात कह रहा हूँ कि
ये जो हमारी गैर मुतहिदा अपोजिशन है, जिसको आप मुतहिदा अपोजिशन कहते हैं, मैंने उस गैर मुतहिदा अपोजिशन के हवाले से एक दावा किया हुआ है जो बड़ा वायरल हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में, कि ये गैर मुतहिदा अपोजिशन फेक तो हो सकती है लेकिन एक और नेक नहीं हो सकती। सही, फेक हो सकती है और फेक है, जाली सोच, जाली नज़रिए, जाली आइडियोलॉजी, जाली स्कूल ऑफ थॉट, जाली अकाउंट्स, जाली टीटियाँ, इसके ऊपर मबनी है, फेक है, पर एक और नेक ये कभी भी नहीं हो सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ये दोनों 25 जुलाई 2018 को सियासी यतीम हो गई थी दोनों पार्टियां। अब इनकी इज्जत और वकार रही नहीं। फिर पिछले 2 सालों में जब नैब को आज़ादाना खेलने की इजाज़त दी हमारी हुकूमत ने, इससे पहले तो उसके जनाब दांत जनाब निकाले हुए थे और उसके नाखून भी निकाले हुए थे जनाब मिसाक जमहूरियत की छतरी तले। तो जब नैब ने खुला के पिछले 2 सालों में जो काम किया, तो इनकी एक एक करतूत सारों के सामने आ गई, आवाम के सामने भी आ गई, इनके MNA MPA सेनेटर्स के सामने भी आ गई और इनके वोटर्स के सामने भी आ गई। अब इनकी टके आने की इज़्ज़त नहीं है जना पूरी पाकिस्तान की सियासत की पर्दा स्क्रीन पे। अब इनकी मिसाल वही है जो मैं अक्सर देता हूँ कि एक गांव के अंदर 2 बेचारे सीधे सादे से जो है वो देहाती थे, उनकी गांव में कोई इज़्ज़त नहीं करता था। उन्होंने एक दिन दोनों ने बैठ के जनाब एक मिसाक जमहूरियत किया, ठीक है जी, सोशल कंट्रैक्ट। दोनों ने कहा यार तू मनु चौधरी साहब क्या करते, मैं तेनू राय साहब क्या करांगा, चलो आपस ही असी इज्जत कर लिया करांगे। जो सानू कोई होर इज्जत नाल नहीं मुखातिब करता, तो मैं तू की चौधरी साहब आखसा तो तू मिकी राय साहब आखी। तो एग्जैक्ट इस वक्त मिसाल नून लीग और पीपल्स पार्टी की ये है कि ये एक दूसरे को इज्जत देने के चक्करों में है। हासिल वसूल इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। इनके MPA इनसे मुतनफ़र, इनके MNA इनसे मुतनफ़र, इनके सेनेटर इनसे मुतनफ़र, जिसकी मैनिफेस्टेशन और जिसका इजहार पिछले 2 सालों में कई दफ़ा हो चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फेक है, कभी एक और नेक नहीं हो सकता। राइट सर, ये मुझे बताइएगा, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की थोड़ी सी बात किए लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब का जिक्र चला है, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी ख़राबी सेहत की वजह पर, उसके सबब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत से तकरीबन माजूरी का जो है वो इजहार की खबर अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आगे चल कर के क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है। सर, लोगों का ये ख्याल है कि ये सिर्फ एक सेहत का बहाना है। बहुत सारे नाक़िबत अंदेशों का ये इल्ज़ाम है, मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, आप रहनुमाई फरमाइए। दर हकीकत इसके पीछे वो मेडिकल NRO है, पाकिस्तान का पहला मेडिकल NRO, जो नून लीग आपकी हुकूमत से लेने में कामयाब हुई, जिसके सबब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्वर्टेड कॉमाज में इतनी अतात गुजारी और फरमा बरदारी का मुजाहरा फरमा रही है। ज़रा गलतफहमी को दूर फरमाइए। अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना, अब गैर मुतहिदा अपोजिशन की APC, आपने तो उसका नाम डाल दिया ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। मैंने इसका नाम डाला हुआ है अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन। ये जो APC है ना, ये तो 73 के आइन के तनाजुर में 74 दफ़ा जो वो पिछले 2 सालों में कर चुके हैं, जैसे मौलवी फजल रहमान साहब कहते हैं। उन 74 APC का नतीजा क्या निकला? 0/0 = 0, रसवाई या घसाई, उसके अलावा कुछ नहीं आया। हाँ, मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी जो APC की थी उसका रिजल्ट ले लिया, अपने भाई ज़ियाउर रहमान को डिप्टी कमिश्नर कराची लगाकर इल्लीगल जनाब अपॉइंटमेंट करवा के आसिफ जरदारी साहब से, बिलावल जरदारी साहब से अपनी सियासी रिश्तेदारी पुरानी नई और जनाब मौजूदा उसकी जनाब सारा जनाब उन्होंने सर, ये इतनी बड़ी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट तो नहीं थी जिसके लिए मौलाना फजलुर रहमान को चल करके और आसिफ अली जरदारी साहब के दर्शन देने के लिए जाना पड़े। और सर, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे एंकर सहाफ़ी हैं। मैं अक्सर एक फ़िक्रा कहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब उसूल के नाम पे हमेशा वसूल की सियासत करते हैं, और 73 के आइन के तनाजुर में 74 किस्म की करप्शन के, 2 नंबरी के, टकेमारी के, पैदागिरी के और नौसरबाजी के फ़न, गुर, सुर और ढंग जनाब वो ईजाद करते हैं। ये भी इन्होंने एक ईजाद किया जनाब। अब आप मज़े की बात यह है कि ये ज़ियाउर रहमान साहब 15वें ग्रेड के जनाब PTCL के मुलाजिम, वहाँ से जनाब इनको PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसका मुकाबले का इम्तिहान देना पड़ता है, या सूबाई या वफाकी CSS का, वो मुकाबले के इम्तिहान पास किए बगैर 2007 में परवेज़ मुशर्रफ के जब ये मुशर्रफ इस्लाम हुए थे और मुनाफ़िक़त की आला और अरफा रवायात कायम किए हुआ था इन्होंने हक 4 यार के निज़ाम और इस्लाम के निज़ाम के नाम पर,
उस वक्त जनाब इन्होंने अपने वज़ीर आला अकरम दुरानी के ज़रिए से और वफाक में परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत की डील से अपने भाई को वो जनाब PMX का जनाब सर्विसेज में ले आए। वहाँ से जनाब खुशाब के अंदर 2013 के अंदर इन्होंने नून लीग से जनाब अपना DC लगवाया, रिश्तेदारी निभवाई सियासी, और अब जनाब ये आगे इधर। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारे के सारे ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है जो मैंने नाम दिया हुआ है। इनका काम लूटना है, जमहूरियत के नाम पे, सियासत के नाम पे, 18वीं तरमीम के नाम पे, पार्लिमानी सिस्टम के नाम पे, पार्लिमानी निज़ाम के नाम पे अपने घरों को परोसना, अपने घरों को समेटना, अपने घरों को, अपने कारोबारों को प्रमोट करना, अपने इस काम के ऊपर लगे हुए हैं। मौलवी फजल रहमान साहब भी सर, अगर आपकी इस बात को बाय कर लिया जाए तो फिर हुकूमतें यहाँ किस काम में आती हैं, हुकूमतों का किरदार क्या रह जाता है, ये यकीनन एक सवाल है जिस पर इंशाअल्लाह ताला ब्रेक से वापस गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर फैयाज़ुल हसन चौहान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। चौहान साहब, सर ये मुझे बताइएगा, हुकूमती ज़ोमा और अमायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर सुने, उनके बयानात का अगर बगौर जायज़ा लें तो एक बात तवातुर के साथ पिछले 2 साल में गाहे बगाहे पाकिस्तानी अवाम के अज़हान में डाली जाती रही, उन्हें नक्श कराई जाती रही, याद कराई जाती रही कि पिछली तमाम हुकूमतें या कम अज़ कम पिछली 2 हुकूमतें करप्ट थीं। सर, अगर ऐसा मान भी लिया जाए तो हुकूमतों का किरदार महज साबका करप्ट हुकूमतों को तबर्रा करना होता है, या उन्हें एहतसाब की कसौटी पे परख कर करार वाकई सज़ा देकर आवाम के सामने पेश करना, उनको एक्सपोज करना हुआ करता है? ये आपसे मैं जानने का ख्वाहिशमंद हूँ, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख देख करके पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत की तबीयत जो है वो बोझल सी हो चुकी है। नूरुल आरफीन साहब, 70 साल से आप एक सिस्टम चला रहे हो कि राधा आओ मिल के खाए आधा आधा वाला सिस्टम हो, और फिर 40 साल में आपने उसको इंतहाई परवान चढ़ा दिया हो, और फिर आखिरी 10 साल जो इन्होंने गुजारे उसमें जनाब मिराज ऊला पे फाइज कर दिया हो, माफियाज को मुसल्लत कर दिया हो, पाकिस्तान की एक छोटे से शोबे से लेके एक बड़े से शोबे तक के अंदर इन्होंने माफियाज डेवलप कर दिए हो, तो उसके बाद आप ये कहें कि नई हुकूमत आए और वो पिछली हुकूमत की करतूतें याद ना दिलाए। जनाब, मैं आपको एक इकनॉमिक्स का तालिब इल्म होने की हैसियत से बता दूं, दुनिया के किसी इकॉनमिस्ट से पूछ लें, इकॉनमीज़ का रिवाइवल और बूम और इकॉनमीज़ का रिसेशन जो है, दोनों, चाहे वो बूम हो चाहे रिसेशन हो, दोनों जो है वो 5 साल या 8 साल की पॉलिसीज़ की वजह से नहीं आते। वो कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल की पॉलिसीज़ होती हैं हुकूमतों की, जिसकी वजह से रिसेशन भी आता है और जिसकी वजह से बूम भी आता है, जिसकी वजह से इकॉनमी तरक्की भी करती है, जिसकी वजह से इकॉनमी डूबती भी है। तो जनाब, जो पिछले 10 साल इन्होंने मिसाके जमहूरियत के तहत लगाए, लूट मार का आला और अरफा मीना बाजार सजाए रखा, पाकिस्तान के सारे का सारा सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया, अदारे तबाह कर दिए, कॉरपोरेशन तबाह कर दी, PIA तबाह कर दी, रेलवे तबाह कर दी, स्टील मिल तबाह कर दी, हर कॉरपोरेशन तबाह कर दी। तो जनाब, हम तस्करा भी ना करें, नहीं बिल्कुल तो होगा, लेकिन तो अगले 10 साल सिर्फ ये था कि सिर्फ तस्करा बराए तस्करा होगा या वाकई किसी एक को इबरत का निशान भी बनाया जाएगा? सुने, कोई एक मिसाल नहीं है। मैं बताता हूँ अगले 10 साल जनाब इसका तस्करा होगा कि पिछले 70-72 साल इस पाकिस्तान के साथ क्या होता रहा। ठीक है जी। दूसरा, हमारा काम था नैब को एक बिल्कुल फिजिबल माहौल फ्राहम करना, जो पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि इससे पहले नहीं था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में PTI की हुकूमत ने उसको बड़ा फिजिबल ओपन प्लेस दे दी। आगे फैसले नैब ने और एहतसाब की अदालतों ने और पाकिस्तान की अदालतों ने करने हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं, हाई कोर्ट ने करने हैं, जूनियर जुडिशरी ने करने हैं, एहतसाबी अदारों ने करने हैं। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने, हुकूमत ने नहीं करने। जाहिर है, तो ये हमारे बारे में सिस्टम के फॉल्ट्स हैं। वो अगर उसके बारे में रिजल्ट नहीं आ रहा, हुकूमती कई मरतबा कोई मेगा करप्शन करने वाला
उल्टा नहीं लटका जा रहा, तो ये हमारा कसूर नहीं है। दुरुस्त है। सर आपने स्टील मिल का तस्करा किया तो ये न जाने क्यों एक खबर मेरे सामने है, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। हुकूमत पंजाब का चिन्यूट में स्टील मिल लगाने पर गौर। सर कुछ कमअक्ल लोगों का गुमान ये है, उनको कहने का मौका मिल गया कि जो हुकूमत स्टील मिल की बहाली के दावे कर कर के इक़्तिदार में आई और उसके बाद उसी के मुबारक हाथों से इस स्टील मिल की तदफीन का बाज़ाब्ता तौर पर फरीज़ा जो है वो पूरा हुआ, उसके बाद उसी की हुकूमत की यानी पंजाब हुकूमत अब अगर चिन्यूट में स्टील मिल लगाएगी तो फिर तदफीन के लिए जगह कौन से कब्रिस्तान में एडवांस में बुक कर ली जाए, ये कुछ लोगों का ख्याल है। मैं समझता हूँ आपके जवाब से तस्हीह ज़रूर हो जाएगी। पहली बात तो यह है कि मेरी नज़र में या मेरी इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि चिन्यूट के अंदर जो है वो स्टील मिल लगाई जा रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर सपोज़ जो है वो चिन्यूट के अंदर स्टील मिल लगाई भी जा रही है तो जनाब आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आपकी पाकिस्तान स्टील मिल कराची के जो पिछले कई सालों से 2008 से जब से परवेज़ मुशर्रफ किए हैं उस वक्त से लेकर अब तक 12 सालों से वाइट एलिफेंट बना हुआ है और साल का कई बीसियों अरब रुपए उसको जनाब दिया जाता है, लेकिन उसका पेट इस वजह से नहीं भरता या वो इस वजह से एक्टिव नहीं होती कि पिछले 20 सालों में जितनी वहाँ पर भर्तियाँ की गई, नेगेटिव भर्तियाँ, इलीगल भर्तियाँ और जनाब सियासी मफादात को मुकद्दम रखते हुए जो करप्शन का वहाँ पे माहौल गर्म किए रखा, उसकी वजह से वो अब इस कंडीशन में ही नहीं है। मैं छोटा सा एनालिसिस आपके सामने रख दूँ। हम जो प्लान लेकर आए थे कि जनाब इसको प्राइवेटाइज किया जाए तो वो ये था कि 30 अरब रुपया का आपने जनाब लोगों को जनाब देने हैं। 30 अरब रुपया जो मुलाजमीन है, अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट हर मुलाजिम को उसकी कैटेगरी के मुनासबत से वो आपने गोल्डन शेक हैंड देना है और उसके बाद जनाब उसको अपने पाँव पे खड़ा कर देना है बनिस्बत उसके कि कम अज़ कम 100 से 150 अरब रुपया आप पिछले कई सालों से सालाना जनाब इसके ऊपर झोंकते हैं और फिर वहीं की वहीं सारी की सारी सिचुएशन खड़ी रहती है। दूसरी तरफ 30 अरब रुपया आप लगाकर उसको अपने पाँव पे खड़ा करके वो आपके ही मुल्क की एक एसेट बन के वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगी। ये जो अगर हम नहीं लगा रहे हैं ये एक नया सेटअप होगा, अगर सपोज कोई ऐसा फैसला है भी, ठीक है ना जी, उस नए सेटअप के अंदर वो पीपल्स पार्टी के दौर की या पुराने दौर की या मिसाक जमहूरियत के दौर की कोई सियासी भर्तियाँ नहीं होगी जहाँ पर एक बंदा चाहिए वहाँ पर आपके 10,000 बंदा मौजूद हो और वो तनख्वाहें लेने के लिए वहाँ पे हर हाल में मौजूद है कि उसके पॉलिटिकल एफिलिएशन है वहाँ की हुक्मरान पार्टियों से। तो इस तरह तो अदारे नहीं चलते, तो यहाँ पे इस किस्म की इंशाल्लाह भर्तियाँ नहीं होगी, तो ये अच्छे तरीके से चल जाएगी। जब आपने अश्योर कराया तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि ऐसा, बल्कि यकीन है कि ऐसा ही होगा। सर अब बात किए लेते हैं उसे कुछ एक नाक़िबत अंदेशों के ख्याल में उनका ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर जो तबाहकुन खुदकुश हमला आप ही के अपने एक मिनिस्टर ने किया, जिसकी ताब ना लाकर जाहिर है कि ये इदारा जो है वो ज़मीन बोस हो गया। सर इसमें इसकी पूरी कहानी है, इसमें जाहिर है कि अदवार का तस्करा आएगा, यकीनन आप ये करने में भी हक बजाने में हैं, लेकिन पूछना ये था कि उस एक एडवेंचर के बाद अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हमारा कौमी कैरियर कहाँ खड़ा है, पूरी अक़वाम आलम में वो जो जग हसाई हुई। सर उसकी एक बहुत सारी ज़ाहिर है कि इसके पीछे बहुत सारी एक कहानियाँ हैं जो यकीनन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसके बाद मैं आप हमारा कौमी इंटरनेशनल एयरलाइन वो कहाँ खड़ा है, हमारी क्रेडिबिलिटी कहाँ है, हमारी रेपुटेशन इंटरनेशनल उसमें कहाँ पे है, ज़रा कुछ बयान करें। अच्छा, इसके दो पहलू हैं नूरुल आरफीन भाई। एक पहलू तो ये है कि आप कम अज़ कम अप्रिशिएट करें कि ख़ुद एहतसाबी किसी घर, किसी फ़र्द, किसी अदारे, किसी मुल्क, किसी रियासत के लिए मैं ये समझता हूँ कि अक्सीर का दर्जा हासिल रखती है। और अगर आप अपनी खुद एहतसाबी करते हैं तो एज़ आ रियासत और एज़ आ माशरा, एज़ आ सोसाइटी लोग कभी भी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। होना ये चाहिए था कि जिन लोगों ने इसको तबाह किया, जिन 100-150 पायलट्स को पीपल्स पार्टी और नून लीग और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इक़्तिदार में रही पिछले 20 सालों से इस मुल्क में, उन्होंने सियासी भर्तियाँ की, उन्होंने माफियाज़, मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू में कहा कि यहाँ ये जो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है ये छोटे से शोबे से लेके सबसे बड़े शोबे तक हर जगह पे माफियाज़ छोड़ गए हैं और वो माफियाज़ इनके अपने
इनकी सरपरस्ती में माफिया अभी भी काम कर रहे हैं। अब ये भी एक माफिया था जाली लाइसेंस के वाला पायलट्स का। अब अगर हमारी हुकूमत ने या हमारे वजीर ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया है तो वक्ती तौर पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन लॉन्ग टर्म मैं ये समझता हूँ कि इसका अच्छा ही रिजल्ट होगा, इसका अच्छे ही नतीजे होंगे। जाहिर है कि आपको हाई होप्स रखनी चाहिए, क्योंकि जिस एक मनसब पर हैं वहाँ अगर आप ही नाउम्मीद हो जाएंगे तो आप मुझे क्या निशान मंजिल देंगे। लेकिन डोंट यू रियली थिंक कि खुद एहतसाबी एक अलग चीज़ है और खुदकुश हमला एक बिल्कुल दूसरी चीज़? वो जो 100-150 पायलट्स के बारे में आप मुझे आगाह फरमा रहे हैं अभी, जिनके बारे में पूरी कौम जानती है, अगर वो यानी खामोश रहते हुए उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाती, उनको निशान इबरत बना दिया जाता और ख़ास तौर पे उनको अपॉइंट करने वालों की अगली पिछली नस्लें खा जाती, तो वो ज़्यादा बेहतर होता, या कि पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट के? ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है कि किसी का लड़का अगर थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे होंगे कि यानी आगे पीछे हुआ है तो वो उसकी सुधार का कोई इंतज़ाम करे, ना कि मस्जिद मोहल्ले की मस्जिद से रुजू करके और उसकी जो है वो काले कारनामे पूरी दुनिया को बताए। यहाँ वक्त हुआ है सर एक कमर्शियल ब्रेक, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो इंशाल्लाह ताला आपसे तफसीली जवाब मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर हासिल करूँगा अपने नाजरीन के लिए। नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर बातचीत का सिलसिला जारी है फैयाजुल हसन चौहान साहब से। फैयाजुल हसन चौहान साहब, सर बात हो रही थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की हवाले से, आप जिसे खुद एहतसाबी से तबीर कर रहे हैं जनाब मन इसे अपोजिशन या दीगर जमातें या नाकिदीन आपका खुद कुछ हमला गर्दानती हैं, सर इसके बारे में इख्तिसार के साथ अगर कुछ कहें तो फिर हम कुछ और मौज़ूआत का अहाता भी करें। सर इख्तिसार के साथ ये है कि आफ्टर ऑल आपकी खुद एहतसाबी का एक अच्छा आपका जेस्चर आएगा और इंशाल्लाह PIA अगले चंद माह के अंदर एक अच्छी ऑर्गेनाइज और वेल रिप्यूटेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और एयरलाइन के तौर पे इंशाल्लाह सामने आएगी इंशाल्लाह ताला। लेट्स होप फॉर इट। सर ये मुझे बताइएगा, अभी 25 जुलाई को खासा यानी अपोजिशन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से बड़ा शोर होगा सा सुनाई दिया। अपोजिशन जो है वो कह रही थी कि हमारी जो है वो सीटें छीन ली गई, ये इलेक्शन रिग्ड थे और फलाना था ढिकाना था और इसलिए इस पर मातम किया जाना चाहिए, जबकि हुकूमती जो मौक़िफ़ था वो इसके बिल्कुल उलट था। तहरीक इंसाफ कहती है कि इलेक्शन 2018 में हमने 2 जमातों का गठजोड़ तोड़ दिया। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिससे इन्हराफ मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ज़ाहिर बारियाँ ले लेकर के हर सियासी जमात अपने अपने मैंडेट के मुताबिक इक़्तिदार में आती रही, उसके बाद फिर आपका राइज़ हुआ सर। लेकिन न जाने क्यों मुल्क के गरीब गुरबा को, उनके हमदर्दों को पता नहीं क्यों कुछ जमहूरियत दुश्मनों को ऐसा शक व शुबा सा है, ज़रा दूर कीजिएगा, कि 2 जमातों का गठजोड़ ही नहीं, गरीब की कमर भी, माशी मुल्क की कमर भी तोड़ दी गई है और उस पर ये इनकिसार। पहली बात तो ये है कि ये जो सियासी यतीम 25 जुलाई 2018 को हुए थे, इनके हालात ये थे कि इन्होंने एक मिसाक जमहूरियत किया था जो बुनियादी तौर पर गैर मुल्की ताकतों ने करवाया था। उसका एजेंडा एक ही था कि 15 साल के लिए पाकिस्तान की इन करप्ट और बददियानत क़यादतों को इक़्तिदार दे दो और पाकिस्तान के ऊपर ना हमें एटम बम चलाने की ज़रूरत है, ना कोई स्टिंगर मिसाइल चलाने की ज़रूरत है, ना कोई पेट्रियट मिसाइल चलाने की ज़रूरत है, ना पाकिस्तान पे कोई जंग मुसल्लत करने की ज़रूरत है। ये ख़ुद ब खुद जो है वो बंदर के हाथ में माचिस की तरह ये पूरे के पूरी रियासत को और अपने मुल्क को और अपने माशरे को और अपनी सोसाइटी को ये ख़ुद जला देंगे और उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। उस प्लानिंग के मुताबिक 10 साल गुजर गए। इन 10 सालों में फिर सारी दुनिया ने देखा कि वो प्लानिंग बड़ी कामयाबी के साथ और कामरानी के साथ जो है वो अपने अंजाम तक पहुँच रही थी। लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया, बीच में इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब ने आके वो सारी की सारी और PTI ने वो सारी प्लानिंग को डिस्टर्ब किया। लोग बदजन थे, लोगों के सामने पनामा की सूरत में इनकी करप्शन के जो फिर उसके बाद अदालतों के अंदर इनके सारे प्रूफ्स और झूठ और JITs और इनकी सारी चीज़ें जब खुलना शुरू हुई तो ये बेनकाब हो गए। और जब इनके हाथों से सियासी इज़्ज़त और वक़ार निकल गई और ये बिल्कुल रुसवा हो गए 25 जुलाई को, तो अब ये जनाब रोना रोते हैं। अब इनकी टीटियाँ पकड़ो तो इनकी सीटियाँ निकलती हैं,
इनकी करप्शन पकड़ो तो इनकी चीज़ जो है वो मरीख में सुनाई देती है। और अब पहले माहौल ये था कि हाथों में हाथ देकर ये पाकिस्तान के सियासी मैदान में ये घूम रहे थे कि हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। बिलावल जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलवी फजल रहमान साहब, असफंदियार वली साहब, महमूद खान अचकजई साहब, ये सारों के सारों ने जनाब एक माहौल बनाया हुआ था लूट मार का। अब जब सारे का सारा लूट मार का माहौल ख़त्म हो गया है तो भाई अब इन्होंने चीखना ही है। ऊपर से जनाब 2 साल से नैब ने इनका कट्टा छटा, इनकी टीटियाँ, इनकी सीटियाँ, इनके जाली अकाउंट्स, इनके मंजूर पापड़ वाले, इनके मसरूर अहमद, इनके निसार गिल, इनकी वो जाली अकाउंट्स के जहाँ से बिलावल हाउस, जरदारी हाउस, मुजफ्फर टप्पी हाउस, तालपुर हाउस, जना फरियाल तालपुर साहिबा के उनकी केक, पेस्ट्रियाँ, अंडे, डबरोटी, नाश्ते, खाने, ग्रॉसरी सारी की सारी वहाँ से जनाब उस जाली अकाउंट से होती थी जो JITs के अंदर प्रूफ हो चुकी है। सर, जब वो सारी की सारी पकड़ी गई, एक चीज तो है जुजवी सवाल आपसे तो पूछने का बनता है। एक जुजवी सवाल तो इन्होंने कहना है कि हसरत मुल्क डूब गया, मुल्क लूट गया, मुल्क ये हो गया, मुल्क वो हो गया। राइट सर, एक जुजवी सवाल, आपने मुजफ्फर टप्पी का भी नाम लिया, आपने और बहुत सारे नाम भी लिए। सर, बहैसियत हुक्मरान, बहैसियत हुकूमत के एक रुकन, बेबसी का सा एहसास नहीं होता कि ये सारी बातें टेलीविज़न पे बैठ के बताने को तो हैं आपके पास, लेकिन इन हाथों में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आपके नज़दीक ये कल्प्रिट्स हैं, इन हाथों में हथकड़ियाँ पहनाने के लिए वो इख्तियार आपके पास शायद नहीं है या वो विल नहीं है, आई डोंट नो, ये आप ही मुझे बताएं। मुजफ्फर टप्पी नाम जो आपने लिया वो इस वक्त सिंध की, वो किसी वक्त सिंध की सियासत का इंतहाई अहम किरदार था, डिफेक्टो वज़ीर आला कहा करते थे। मुजफ्फर टप्पी एक अश्योरेंस दे करके गया यहाँ कौम को, कौमी इदारों को, हुकूमत को, कि मैं इलाज के सिलसिले में, वालिद साहब की तबीयत के सिलसिले में या वॉटेवर के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा हूँ और अब तक नहीं आ सका। आपको इक़्तिदार में आए 2 साल हो गए, आप TV पे बैठ के उसका नाम तो लेते हैं, लेकिन उसको अगेन इंटरपोल आ गई बीच में, इंटरपोल को जहमत देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। जनाब मन, फिर वही सवाल घूम फिर करके आ गया, मुझे बैठ करके या मेरे नाजरीन को बैठ करके बताने से मसला हल तो नहीं होता। ज़रूरत इस बात की नहीं थी कि इस तरह के जितने भी लोग थे जिनके, जो आपके नज़दीक जिनके एहतसाब ड्यू था, उनका एहतसाब कर ही दिया जाता। अच्छा, अब नूरुल आरफीन साहब, आपकी बात ठीक है। मैंने तो पहले भी कहा कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है, उसके अंदर फ्लॉज है, उसके अंदर डेफिशिएंसीज है। पाकिस्तान का जो एहतसाबी जनाब आपका नैब के जो कवानीन है, नैब का जो सिस्टम है, उसके अंदर भी जनाब फ्लॉज हैं, उसके अंदर भी कमी कजी है, उसके अंदर भी डेफिशिएंसीज हैं, वो तो हम मानते हैं। हमारा काम था जनाब बीइंग अ गवर्नमेंट जनाब तमाम अदारों को एक खुला माहौल फ्राहम करना, चाहे वो अपनों को पकड़ें, गैरों को पकड़ें, बकर को पकड़ें, जैद को पकड़ें, अलिफ को पकड़ें, बे को पकड़ें, ए को पकड़ें, बी को पकड़ें, जिसको भी पकड़ें, वो हमने खुला माहौल दिया जो इससे पहले 2018 से पहले नहीं था। 150 मेगा स्कैंडल्स थे जो 15 साल से जो है ना वो नैब का चेयरमैन और नैब और खसूसन चौधरी कमरुज़्ज़मान जो उनके घर की बांदी और लोंडी था आले शरीफ की, वो अपने जनाब परों में लेके जाना, उसके ऊपर जना कुकड़ी बन के बैठा रहा जाना कि शायद उसमें से कोई अंडे निकलेंगे। ठीक है जी, वो उसने कोई नहीं किया। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसने आंखें दिखा के कहा सुप्रीम कोर्ट को जनाब आप जो मर्जी कहें, मैं जनाब हुदैबिया पेपर मिलकर जनाब केस नहीं खोलता। दुरुस्त है। इतनी आकड़ थी, इतनी ढिढाई थी, क्योंकि उन्हें पता था पीछे किला जो है वो मिसाके जमहूरियत का और जनाब इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन का है। हमने वो माहौल चेंज किया। बड़ा मुश्किल हो जाता है मतलब कंटेंट को समेटना, जब आप जैसा फहीम, आप जैसा बसीर कोई गेस्ट मेरे सामने हो। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये भी पूछना था, सुप्रीम कोर्ट की उस ऑब्जर्वेशन पर आपका क्या मौक़िफ़ है कि जिसमें नैब को बाकायदा पॉलिटिकल मेल फंक्शनिंग के हवाले से मतून भी किया गया, ऑब्जर्वेशन आई है जिसमें ये कहा गया है कि ये एक तरफ से एहतसाब करता है और दूसरी तरफ से आंख बंद कर लेता है, बड़े बड़े माली इल्ज़ामात पर कुछ भी नहीं होता। सर, मतलब हुकूमत के हवाले से अगर अपोजिशन की ये राय, किस हद तक गलत आप इसको पाते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस पर कोई पेशरफ्त नहीं होती, स्टे ऑर्डर की सियासत काम आती है, और दीगर केसेस हैं, मालम जब्बा केस है, BRT का मामला है, हर केस पर स्टे पे स्टे। सर, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, अगर आप बताएंगे तो नवाजिश। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं नैब का तर्जमान नहीं हूँ, ये आप नैब को बुलाएं और उससे पूछें। ठीक है ना जी, हमें भी इसके ऊपर जनाब हमारी एप्रीहेंशन है, हमारी रिजर्वेशंस हैं, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नैब जो है वो अपने काम के हवाले से, लेकिन आपको नज़र आएगा कि नैब ने जनाब हुकूमती सूबाई वज़रा और वफाकी वज़रा से लेके इत्तेहादियों से लेके हत्ता कि हमारे इत्तेहादियों के हवाले से भी जो है ना उसने कार्रवाई शुरू कर दी है।
तो उसने तो बेलाग अपनी कार्रवाइयाँ तो की हैं, लेकिन आगे जो उसका प्रोसेस है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कवानीन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम तो जावेद इकबाल साहब अदालत में बता चुके हैं तहरीरी बयान में कि अदालतों से स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है, जैसा कि मैंने इन केसेस का जो अपोजिशन की जुबानी मैंने सुना और मैंने आपके खिदमत में पेश भी किया, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वही कह रहा हूँ ना, अदालती सिस्टम के फ्लॉज है ना जी, अदालती सिस्टम के फ्लॉज है। ऑर्डर लेने के लिए तो मैं आपको हुकूमत ही गई होगी ना, ये नहीं तो है। हाँ नहीं, हुकूमत नहीं जाती स्टे ऑर्डर लेने के लिए, ये लोग जाते हैं ना जी, लोग स्टे ले आते हैं, लोग कोई ना कोई अपनी प्लेटें करा लेते हैं, कोई अपना चमचे बढ़ा देता है, कोई अपने कड़छे जो है ना वो कमज़ोर कर लेता है, कोई ना कोई इस किस्म की चक्करबाजी जो है ना वो करके वो तो अदालती निज़ाम को भी जो है ना वो मामू बना के और हुकूमतों को भी मामू बना के निकल जाते हैं जो है। राइट सर। फयाजुल हसन चौहान साहब, सर इस ईद पर मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा तोहफा नहीं हो सकता था कि आप जैसे किसी गेस्ट से गुफ्तगू का शर्फ हासिल हो जाए। एक मरतबा फिर मैं अपने नाज़रीन की तरफ से आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये गुफ्तगू थी फयाजुल हसन चौहान साहब से। इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आफरीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।